सोचिए जरा, किसी भी ट्रायल का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट, सबसे नाटकीय पल कौन सा होता है? मेरे हिसाब से तो वो जब सारे सबूत, सारी गवाहियां खत्म हो जाती हैं और वकील अपनी आखिरी सबसे जोरदार दलील पेश करते हैं। आज हम इसी फाइनल आर्ग्यूमेंट को कंट्रोल करने वाले एक नए और बहुत ही जरूरी कानून बीएनएसएस की धारा 352 को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए, एक केस अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। सारे गवाह आ चुके, सारे सबूत सामने रखे हैं। अब जज के फैसले से ठीक पहले वो एक आखिरी मौका आता है जो पूरे केस का रुख पलट सकता है। पता है वो क्या है? जी हां, वो है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स या अंतिम तर्क। और आज हम इसी से जुड़े नए नियमों को समझने वाले हैं। तो आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले देखेंगे कि ये अंतिम मुकाबला आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि कोई भी पक्ष अपना केस कैसे रख सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसे पेश करने के नियमों की, और ये भी देखेंगे कि कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को पटरी पर कैसे रखता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी कि ये नया कानून आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं, अंतिम मुकाबला। इसको ना किसी भी ट्रायल का क्लाइमैक्स ही समझिए। ये वो स्टेज है, वो मंच है जहां महीनों, कभी-कभी तो सालों की मेहनत को कुछ ही घंटों की दलीलों में समेट दिया जाता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये किसी बहुत बड़ी हाई स्टेक्स डिबेट का फाइनल राउंड हो। यहां वकील क्या करते हैं? वो बिखरे हुए सबूतों के सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और एक जोरदार कहानी बुनते हैं, सिर्फ एक मकसद से कि जज को यकीन दिला सकें कि सच उनकी तरफ है। अच्छा, तो ये मौका तो मिलता है, ये तो समझ आ गया, पर इसका इस्तेमाल होता कैसे है? हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है, अपना पक्ष रखना। चलिए देखते हैं कि ये नया कानून इसके लिए क्या अधिकार और क्या प्रक्रिया बताता है। देखिए, इसकी प्रक्रिया को ना कानून में बड़ा साफ साफ बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सारे सबूत पेश करने का दौर खत्म होता है। इसके बाद दोनों पार्टियों को ओरली, मतलब बोलकर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और हाँ, यहां एक बहुत खास बात है, अपनी ओरल दलीलें पूरी करने से ठीक पहले वो एक रिटन समरी, एक ज्ञापन भी जमा कर सकते हैं। और ये जो मेमोरेंडम है, ये फिर केस का एक ऑफिशियल हिस्सा बन जाता है। और कानून यहां दो शब्दों पर बहुत ज्यादा जोर देता है। आर्ग्यूमेंट संक्षिप्त यानी कंसाइज होने चाहिए, और मेमोरेंडम की हेडिंग्स सुस्पष्ट यानी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल साफ है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बात बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ताकि कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद ना हो और केस अपने मुद्दे से भटके नहीं। चलिए अब आते हैं इस खेल के सबसे जरूरी हिस्से पर, नियम। यानी इन दलीलों को पेश करने के वो रूल्स जो फेयरनेस और स्पीड यानी निष्पक्षता और रफ्तार दोनों बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये एक ऐसा नियम है जो फेयरनेस की गारंटी देता है। और नियम ये है कि जब एक पार्टी अपने रिटन आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में जमा करती है, तो उसे ठीक उसी वक्त साइमल्टेनियसली उसकी एक कॉपी दूसरी पार्टी को भी देनी होगी। मतलब कोई छिपा हुआ दांवपेच नहीं, कोई लास्ट मिनट सरप्राइज नहीं, सब कुछ खुल्लम खुल्ला आमने सामने। एक बड़ा सवाल उठता है, क्या रिटन आर्ग्यूमेंट्स जमा करने के लिए कार्रवाई रोकी जा सकती है? मतलब एडजर्नमेंट मिल सकता है? यहां कानून बिल्कुल क्लियर है। डिफॉल्ट नियम है नो एडजर्नमेंट। सिर्फ कागज जमा करने के लिए कोर्ट इंतजार नहीं करेगा। लेकिन हां, एक एक्सेप्शन, एक अपवाद भी है। अगर कोर्ट को लगता है कि देरी की कोई बहुत ही ठोस वजह है, तो वो इजाजत दे सकता है, पर शर्त यह है कि उसे इसका कारण लिखित में रिकॉर्ड करना होगा। अब बात करते हैं असली कंट्रोल की, मतलब कोर्ट के हाथ में क्या ताकत है। ये कानून जज को क्या शक्ति देता है ताकि पूरी कार्यवाही पटरी पर बनी रहे। चलिए इसी को समझते हैं। तो कानून कहता है, यदि उसकी यह राय है कि मौखिक तर्क संक्षिप्त या प्रासंगिक नहीं है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जज को एक रेगुलेटर की पावर मिल जाती है। अगर जज साहब को लगता है कि कोई वकील अपनी दलीलों को बिना मतलब लंबा खींच रहा है या फिर मुद्दे से ही भटक रहा है, तो वो उसे तुरंत रोक सकते हैं। तो ये रेगुलेट करना या विनियमित करने का असली मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये जज की जिम्मेदारी है कि वो ये पक्का करे कि बहस सिर्फ मुद्दे पर हो, वक्त की बर्बादी बिल्कुल ना हो और हर एक दलील सीधे सीधे सबूतों से जुड़ी हो। कह सकते हैं कि ये शक्ति अदालत को सचमुच ड्राइवर सीट पर बिठा देती है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। आखिर ये सारे नियम कानून बनाए ही क्यों गए हैं और हमारी लीगल प्रोसेस पर इनका असर क्या पड़ने वाला है? तो कुल मिलाकर देखें तो ये कानून 4 बड़े मकसद पूरे करता है।
पहला, ये दलील देने के अधिकार और कोर्ट की रफ्तार के बीच एक बैलेंस बनाता है। दूसरा, ये जजों को ज्यादा कंट्रोल देता है ताकि केस भटके नहीं। तीसरा, ये दोनों पार्टियों के बीच पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। और चौथा और शायद सबसे अहम, इसका मकसद है मुकदमों में होने वाली बेवजह की देरी को कम करना। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या रफ्तार बढ़ाने की ये कोशिश कहीं न्याय की क्वालिटी से समझौता तो नहीं करेगी, या फिर ये वाकई एक ज्यादा तेज और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की नींव रखेगी? इस सवाल का जवाब खैर तो आने वाला वक्त ही देगा, पर सोचने के लिए ये एक बहुत जरूरी सवाल है।